गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल है यानी एडी सर एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा कि मैं काफी समय से आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मुझे नए चैनल पर आना पड़ा। तो अब हम सीधा हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं। जैसा आप लोगों में से काफी लोग हैं जो मेरे पुराने लेक्चर्स देख चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती कॉन्सेप्ट से वो रूबरू हो चुके हैं, लेकिन काफी लोग नए भी जुड़े हैं और मेरे पास अब मेरे पुराने वाले वीडियोस हैं नहीं। तो इसलिए एक बार मैं इनिशियली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही शुरू करूंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को। राइट, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे हमारे सिलेबस को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर 12th क्लास के सिलेबस को कवर करूंगा पहले, और उसमें हम लोग कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चलेंगे। मेरा तरीका यही रहेगा, मैं पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा, बीच बीच में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाऊंगा, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरे 1 या 2 वीडियोस पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। राइट, देन लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका शुरुआती सेक्शन है जिसके अंदर शुरुआत के 4-5 चैप्टर्स कवर होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या है, देन वील स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कई लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के लिए स्टैंड करता है, स्टैटिक्स स्टैंड्स फॉर स्टेशनरी। यानी जब आप चार्ज पार्टिकल्स को स्टेशनरी रखते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो ये पूरी की पूरी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती है। राइट, जब बात करते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल्स की, कि चार्ज पार्टिकल्स होते क्या हैं। चार्ज पार्टिकल्स, या जिसको सिंपली आपकी बुक्स में चार्ज से भी डिनोट किया जाता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी बॉडी के। हम सब ने अपनी बेसिक साइंसेज में ये पढ़ा होगा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड देन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। राइट, तो कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में जो बनी है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या आप कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो चार्ज बेसिकली 2 तरह का रहता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ना मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, सबसे बेसिक पार्टिकल है, जिससे छोटा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, वो कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन से छोटा पॉजिटिव चार्ज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप हायर साइंसेज में जाएंगे तो आप क्वार्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी यहां हमारा मैटर नहीं है। राइट, तो प्रोटॉन आपके लेवल तक सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इससे छोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉन। राइट, देन इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। चार्ज की यूनिट्स और डायमेंशंस को मैं आगे वाले सेक्शंस में और डिटेल में ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि चार्ज की एक यूनिट आप ध्यान रखेंगे, कूलाम, जो कि उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर सिंपली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्स का चार्ज होता है। इतना चार्ज आपके प्रोटॉन के ऊपर होता है, पॉजिटिव चार्ज। राइट, देन प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन अपने मास में काफी ज्यादा भारी वेट का होता है। इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kgs। ये प्रोटॉन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। देन हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का है, लेकिन ये पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ जाता है? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से काफी कम होता है, और ये आता है आपके पास 9.1 × 10⁻31 kgs। जैसा आप साफ देख रहे हैं, यहाँ -27 है, यहाँ -31 है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट प्रोटॉन के मुकाबले काफी हल्का होता है। तो ये तो हो गए आपके बेसिक चार्ज पार्टिकल्स। अब बात करते हैं कि चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडीज क्या होती हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन,
आप कहेंगे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है और हम लोग गलत कर देते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द, मैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूं, बोर्ड्स की बात नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को लेके। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी? मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन लिखना हो तो आप बार बार वीडियो को आगे पीछे करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, राइट। मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस और आंसर्स को डिस्कस करूंगा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन लिखने में मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी? किसी भी बॉडी पे सबसे कम पॉसिबल चार्ज कितना है? और इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो जनरली कुछ इस तरीके के दिए जाते हैं, -1 कूलम, 2 कूलम, एंड देन आपको दिया जाएगा जैसे -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 कूलम, और चौथे ऑप्शन में हम दे देते हैं -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अब इसमें जो डेढ़ होशियार होते हैं कई, वो क्या सोचते हैं कि यार सबसे छोटा चार्ज पूछा है तो सबसे छोटा चार्ज में हम जाएंगे, तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन। इसकी पावर -20, इसकी पावर -19 है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉन से छोटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता ही नहीं है। तो ये चार्ज किसी बॉडी पे है, लेकिन ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को अभी तक सब डिवाइड नहीं किया है आपके लेवल तक, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर वही हो जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या एक प्रोटॉन का चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के उसमें क्वेश्चन होता तो। एम आई क्लियर इनफ? समझ गए? किसी भी बॉडी पे सबसे कम पॉसिबल चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। और सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कितना पॉसिबल है? एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। एम आई क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे कई बार कॉम्पिटिशन्स में दे देते हैं घुमाने के लिए, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप सो। देन अब हम आगे चलते हैं कि चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडीज क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज? अब होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि कई मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, और हमारे इस सेक्शन में मैं हर मिसकॉन्सेप्शन को, हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज एंड अनचार्ज्ड बॉडी, क्या होता है ये? आप लोग ज्यादातर ये गलतफहमी पाल के रखते हैं कि चार्ज और अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि साहब जिस बॉडी के पास चार्ज है उसके पास तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा, या तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो अनचार्ज बॉडी है जिसको लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि उसके पास चार्ज है ही नहीं। बिल्कुल गलत। ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो। ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है जिसके, क्योंकि बने तो सब कुछ चार्ज से, आपके एटम और ये सारे किससे बने? चार्ज पार्टिकल से बने। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी बॉडी के पास चार्ज ना हो। तब फिर अनचार्ज और चार्ज बॉडीज को आप कैसे बाइफरकेट करेंगे? बेटा जो चार्ज बॉडी होती है उसके पास अनबैलेंस्ड चार्ज होता है, और जो अनचार्ज बॉडी होती है उसके पास बैलेंस्ड चार्ज होता है। बैलेंस का मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। टोटल चार्ज 0 हो गया, लेकिन चार्ज पार्टिकल 0 नहीं हुए, चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मौजूद हैं। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि जिसके पास चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। अनचार्ज बॉडी का मतलब ये जिसके पास चार्ज पार्टिकल हैं लेकिन पूरी तरह से बैलेंस है, उसका नेट चार्ज 0 है, ना कि चार्ज पार्टिकल्स 0 हैं। इस पे भी कंपटीशन में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एन अनचार्ज बॉडी कंटेन्स 0 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड आगे के ऑप्शन 2 वाले कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें जनरली हम सोचते हैं अनचार्ज बॉडी है तो हम 0 कर देते हैं। 0 नहीं करना है, ठीक है। चार्ज 0 है लेकिन चार्ज पार्टिकल्स का नंबर 0 नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं या अनचार्ज कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये डस्टर है, मान लेते हैं ये अभी अनचार्ज है, मान लेते हैं क्या है ही ये अनचार्ज है। अब अगर मैं इसे चार्ज करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? मैं बेसिकली सीधी सी बात है कि मैं इसके पास, ये अनचार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो मैं क्या करूं? बराबर है तो मुझे या तो इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाना होगा या प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ाना होगा इसको चार्ज कंडीशन में ले जाने के लिए। तो मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तो उससे इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब दूसरे मिसकंसेप्शन पे चलते हैं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करेंगे? बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी है कि अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो सर इसको प्रोटॉन दे दिए जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है
उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और न्यूक्लियस के अंदर से किसी पार्टिकल को निकालने के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एक्सपेंसिव प्रोसीजर पे जाना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए आप केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो बड़ा सिंपल है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा, कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा। और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता। इलेक्ट्रॉन्स निकालता तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको अगर किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो केवल आप इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रोटॉन्स के साथ काम नहीं कर सकते। कोई डाउट? इस पे भी आपके एनसीईआरटी लेवल पे एक बार मैंने एक क्वेश्चन देखा था, ये सीबीएसई बोर्ड में था, जो आपके शॉर्ट जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड पॉजिटिवली इट्स मास चेंजेस और नॉट। तो उसमें हम लोग आपको बता दें, देखो बहुत इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि हम लोग दिमाग ये लगा लेते हैं कि यार कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो भारी होगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब बढ़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। ये डस्टर है, अनचार्ज कंडीशन में मैं पहले इसको नेगेटिवली चार्ज करूं। अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स दे दिए तो ये थोड़ी भारी हो जाएगी, ये थोड़ी भारी हो जाएगी। यानी a body if negatively charged its mass increases। अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसका मास बढ़ेगा, न कि घटेगा। इसी तरह से जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो आप इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो ये थोड़ी हल्की हो जाएगी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी फील्स लाइटर देन एन अनचार्ज्ड बॉडी। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के मुकाबले हल्की होती है। हालांकि ये हल्कापन और जो भारीपन है ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर आता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर आता है, क्योंकि पार्टिकल्स का मास जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा कम है, इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये जो मास का डिफरेंस है ये इतनी आसानी से नोट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि बॉडी के मास पे फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। पॉजिटिवली चार्ज है तो मास कम हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज है तो मास बढ़ जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा और कितना घट जाएगा ये हम कब बताएंगे आपको? ये हम आपको तब बताएंगे जब हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन पे अभी अपन नहीं पहुंचे, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं एंड देन हम आगे चलते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कितने तरीके हैं। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी कितने तरीके से की जा सकती है? इसमें सबसे कॉमन तरीका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इन तरीकों को समझने से पहले हम ये समझ लें कि किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है। किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों है? बेसिकली आपका जो बेसिक साइंसेज में आपको बताया गया है, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ किसने रखा है? क्यों ये बाहर नहीं निकल जाता? ये बाहर इसलिए नहीं निकल जाता क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की बात अगर छोड़ दें तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन्स अनचार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक चीज आप याद रखेंगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीज है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगी कि अगर सेम तरीके के चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव रिपेल करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है तो अगेन रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसको थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये प्रोटॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसके चारों तरफ, इसके इस पथ, इस ऑर्बिट में बने रहने का कारण है ये अट्रैक्शन फोर्स। आप में से बहुत से लोग जिनके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये जब अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर जाता? जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर जाता? बता सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग कभी किसी बस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे होंगे, जब गाड़ी टर्न लेती है तो आप पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे फिजिक्स के अंदर क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
देयर इज अ वेरी मच कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के अंदर, वो मैं 11th के सेक्शन में क्लियर करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो हमेशा उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है इस बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो कहलाता है सेंट्रीपिटल, जो सेंटर की तरफ लगता है। तो बेटा मैं बेसिक बात पे आता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये प्रोटॉन लगा रहा है, और जब ये गोल घूम रहा है तो उसकी वजह से इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। आपके 99% केसेस में, 99.99% केसेस में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बराबर होते हैं, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। देन वो हम जब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पे डिटेल में जाएंगे तब और भी मजा आएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन जब हम 11th में जाएंगे तब, अभी यहां पे समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्यों बंधा हुआ है, इसके अट्रैक्शन के कारण। बात यही है कि हमें इसको इस अट्रैक्शन से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, कैसे इस अट्रैक्शन को तोड़ सकता है? ये इस अट्रैक्शन को एक ही तरीके से तोड़ सकता है कि इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, कौन सा, इस पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम उसको इतना बढ़ा दें कि वो इससे ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? जो प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है जिस फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया तो आपकी बॉडी बाहर निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाएंगे कैसे? तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी जब कोई चीज गोल घूमती है तो उस पे बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। mv², जहां m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी घूम रही है, एंड r क्या है, जिस ऑर्बिट पे घूम रही है उसका रेडियस। तो ये mv²/r, इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ये बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ना तो आप मास बढ़ा सकते हैं ना रेडियस बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं वेलोसिटी। अगर मैं इसकी स्पीड को लगातार बढ़ाता जाऊं तो इससे बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जब ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देन अगेन बात आती है कि इसकी स्पीड बढ़ाई कैसे जाए। तो किसी भी चीज की, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो किस चीज की जरूरत होगी? एक्स्ट्रा पेट्रोल की। वैसे ही अगर कोई गोल घूमती हुई चीज या कोई भी चलती हुई चीज की स्पीड बढ़ानी है तो उसे एनर्जी की जरूरत होगी। पेट्रोल उसको एनर्जी देता है ना आपकी गाड़ी को भी। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या देना होगा बेटा? इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, जिस एनर्जी के कारण ये बाहर निकल जाए। अब वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आएगी हमारे पहले तरीके से, फ्रिक्शन से। तो मैं एक बार इस पूरी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है किसी बॉडी से तो उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के हमारे पास जो तरीके हैं वो सब चार्जिंग मैथडोलॉजी में आता है, चार्जिंग ऑफ बॉडी के तरीकों में आता है। तो किसी भी बॉडी को यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का जो सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करते हैं। बचपन में खेल खूब खेला होगा, स्केल को बालों में रगड़ा, कागज के टुकड़ों के पास ले गए, कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं और आप बहुत खुश होते होंगे। लेकिन उसके पीछे बेसिकली रीजन क्या है? वो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाएगी आपको। क्या होता है कि बेटा जब मैं दो बॉडीज को आपस में रब करता हूं, आप सर्दियों के समय अगर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हाथों में गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी पैदा होती है। जब भी आप दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे, दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन होगा तो उन दोनों बॉडीज के बीच में हीट डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी? हीट डेवलप होगी। एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये फाइनली बाहर निकल जाएगा। देन मैं वापस इस पूरी चीज को समझाता हूं। फ्रिक्शन के अंदर क्या है? फ्रिक्शन के अंदर जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करोगे तो उससे हीट जनरेट होगी। उस हीट के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और बॉडी चार्ज हो जाएगी। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब ये तो हो गया कि सर आपने तो ये बता दिया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो फिर नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी? तो फिर नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अंदर कैसे गया? तो इसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं दो बॉडीज को आपस में रगड़ रहा हूं, ठीक है, ये दोनों बॉडीज अलग अलग मटेरियल की होंगी। सेम मटेरियल की बॉडीज को रगड़ के आप चार्ज पैदा नहीं कर सकते। आप स्केल को स्केल से रगड़ के चार्ज नहीं कर सकते। स्केल को बालों से ही रगड़ना पड़ेगा। आप कंघे को बालों में रगड़ेंगे उस पर चार्ज आएगा, ठीक है, लेकिन कंघे को कंघे पे रगड़ेंगे तो चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? इसको आप समझेंगे। जब मैं दो बॉडीज को आपस में रब कर रहा हूं तो दोनों बॉडीज में से एक के इलेक्ट्रॉन कुछ लूजली बाउंड होते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं।
तो बेसिकली होता क्या है, जब आप इनको रब करते हैं तो जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और निकल के दूसरे में चला जाता है, निकल के दूसरे में चला जाता है। इन दोनों को रगड़ा, नीचे वाले में से इलेक्ट्रॉन निकला, ऊपर वाले में चला गया। तो नीचे वाला तो कैसा चार्ज हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ट्राई करना, बालों पे जब आप ड्राई हेयर पे, सूखे बालों पे जब आप कंघी फिराते हैं तो आपका कंघा चार्ज आप उसको कागज के टुकड़ों के पास तो लेकर चले जाते हैं। एक काम ये करना, इस बार कागज के टुकड़ों के पास मत लेके जाना, आप बालों में कंघी फिराना, उसको बालों के पास ही रखना, आप देखेंगे वो आपके बालों को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बाल और कंघा दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फ्रिक्शन का समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है ये, ठीक है। देन फ्रिक्शन के बाद में अब बात आती है कि फ्रिक्शन पे क्वेश्चन क्या बनता है। फ्रिक्शन पे क्वेश्चन कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दो चीजों को रगड़ते हैं, किसी एक का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, एक का टाइटली बाउंड है, तो वे किस किस का याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक प्लास्टिक रॉड को नायलॉन के कपड़े के साथ रगड़ा गया, तो कौन पॉजिटिवली होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा। तब यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ऐसे कितनी बॉडीज को याद रखेंगे, तो एक ही तरीका है उसका, जो तरीका मैं मेरे पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, इस वीडियो में उसको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि आपको कुछ 5 या 6 बॉडीज हैं जिनको याद रखना होगा, जिनके कॉम्बिनेशन को याद रखना होगा कि अगर ये दोनों बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो कौन सी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी नेगेटिवली चार्ज होगी, है ना। देखिए मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं, इस तरफ तो मैं लिखूंगा सारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और इस तरफ लिखूंगा मैं सारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, कि जब आप किसी भी बॉडी को, दो बॉडीज को आपस में रब कर रहे हैं तो कौन सी बॉडीज तो पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडीज नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो कॉमन एग्जांपल आता है वो आता है किसका, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को हम जनरली किसके साथ रब करते हैं, ग्लास रॉड का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा कुछ आता है सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क के कपड़े के साथ। तो बेटा जब मैं ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े को आपस में रगड़ रहा हूं तो ग्लास रॉड तो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और जो आपका सिल्क का कपड़ा है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ग्लास रॉड और सिल्क में याद रखना होगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद में एक फर के ऊपर क्वेश्चन, फर मतलब जैसे आपके ये जो जानवरों के ऊपर बाल होते हैं ना, जैसे जो घर में पालतू जानवर होते हैं, बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं, जिनके ऊपर फर है ना, तो उसके ऊपर अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो क्या होता है, पहली बात फर, और फर के अलावा कई बार वुलन क्लोथ भी दिया जाता है, ऊन के कपड़े भी दिए जाते हैं। ये भी एग्जांपल आपने देखा होगा, वुलन क्लोथ। आप सर्दियों के टाइम में स्वेटर पहन रखें और आप स्वेटर पहन के किसी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है, तो उस समय जब आप एकदम से उठते हैं तो चरचराहट की आवाज आती है, दैट्स ड्यू टू दिस फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर फ्रिक्शन के कारण बॉडीज ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके साथ क्या क्या रगड़ा जाता है, क्या क्या, एक तो अंबर, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, अंबर। फर और वुडन क्लॉथ के साथ जनरली किसे यूज लिया जाता है, अंबर को यूज लिया जाता है, रबर को यूज लिया जाता है, रबर भी रगड़ा, रबर का भी कोई टुकड़ा या रबर की कोई रॉड को भी रगड़ा जा सकता है, ठीक है। एबोनाइट की एक रॉड होती है उसे भी रगड़ा जाता है, ठीक है। या फिर आप इसके साथ प्लास्टिक रॉड को भी, या प्लास्टिक की कुर्सी के साथ जो एग्जांपल मैंने बताया वो भी हो सकता है। तो जब आप किसी फर या वुलन क्लॉथ को, ऊन के कपड़े को या जानवर के फर को अंबर, रबर, एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड में से किसी के साथ भी फ्रिक्शन करवाते हैं, रब करवाते हैं, तो बेटा आपका फर और वुलन क्लॉथ तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और चले किस में जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज कौन हो जाएगा, या तो अंबर हो जाएगा, या रबर हो जाएगा, या एबोनाइट हो जाएगा, या प्लास्टिक रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीजें तो ये हो गई जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं नायलॉन वगैरह के, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं पर ही क्वेश्चन बनता है, कैट फर, डॉग फर वगैरह पे। ये आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, बोर्ड तो बड़ा है लेकिन क्या है कि कैमरे की जो अभी इतना नहीं है कि वो पूरे बोर्ड को कवर कर सके, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख सकता एक साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास, सॉरी
नेक्स्ट आता है आपके पास नायलॉन का क्लॉथ। नायलॉन को हम हमेशा किसके साथ रगड़ते हैं? प्लास्टिक। तो जब आप रगड़ेंगे तो आपका जो नायलॉन का कपड़ा है वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो प्लास्टिक की रॉड है वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है। और एक जो सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आपके बचपन का खेल, ड्राई हेयर। कोम और प्लास्टिक स्केल। जब आप सूखे बालों में कंघी रगड़ते हैं तो क्या होता है? आपका जो कंघा है वो तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और बाल कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ये जो 4-5 चीजें हैं, बस इन्हें, इस कॉम्बिनेशन को याद रख लो। इस कॉम्बिनेशन से बाहर क्वेश्चन ना तो आपके कभी 12th लेवल पे बनेगा और ना ही कभी कंपटीशन लेवल पे बनेगा। यही कॉम्बिनेशन से ही अगर पूछा जाए तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई डाउट? मिटा दूं? आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, आई होप सो। ठीक है, तो फ्रिक्शन में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। फ्रिक्शन के अंदर इससे ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि इन चीजों का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे तरीके पे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट ज्यादा स्टूडेंट हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम की बजाय हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। उनके कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास, कईयों के फोन भी आए थे कि सर आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हो, थोड़ा हिंदी में भी बताओ। तो बेटा उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक ही लेक्चर में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर देता हूं तो वो खिचड़ी बन जाती है। ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है, जब मुझे फील आती है, ना स्टूडेंट्स को फील आती है। तो मेरे अभी कुछ 1 या 2 दिन का टाइम मुझे दो। ठीक है, मेरे हर लेक्चर को मैं इंग्लिश और हिंदी में सेपरेटली अपलोड करूंगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चिंता ना करें, वो मेरी हेडेक है। कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया सर एक साथ पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब तक फील नहीं आती मैं कोई चीज पढ़ाता नहीं। और फील मैं डूब के पढ़ाता हूं, तो डूबने में वो हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन मुझे वो पूरा ही डुबा देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का? किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है? पहला फ्रिक्शन था, दूसरा तरीका काफी सिंपल है, कंडक्शन। क्या? कंडक्शन। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये बढ़ जाता है दिमाग में कि सर अगर अपन किसी कंडक्टिंग रॉड को, कंडक्टर नॉन कंडक्टर तो मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होंगे, कंडक्टर्स जिनके अंदर से चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे फ्लो करता है वो मैं आगे समझाऊंगा, आगे अगले चैप्टर्स में अपन मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पार कर जाएंगे ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएंगे जिसमें आपका चार्ज मूव करेगा, उसके अंदर मैं कंडक्टर्स नॉन कंडक्टर्स को और भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज सबको पता होगी कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्री होता है घूमने के लिए, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके पास फ्री चार्ज होता है, और नॉन कंडक्टर्स के पास फ्री चार्ज नहीं होता। तो नॉन कंडक्टर, जैसे मान लीजिए मार्कर है प्लास्टिक का, नॉन कंडक्टर है, अगर मैं इसको चार्ज कर दूंगा, यानी मैंने इसको कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मैंने इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन वहीं बैठे रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। मैंने इसको जब अपने बालों में रब किया, जब मैंने इसे रब किया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब जिस हिस्से पे फ्रिक्शन हुआ था, केवल वही हिस्सा चार्ज होगा, चार्ज पूरी बॉडी पे फैलेगा नहीं। लेकिन अगर यही चीज किसी कंडक्टिंग बॉडी की बनी होती, कोई कॉपर की रॉड होती, कोई मेटल की रॉड होती, तो क्या होगा? उसके अंदर चार्ज बनता, और चार्ज बनता क्योंकि चार्ज उसके अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, तो चार्ज पूरी बॉडी पे फैलता हुआ, और वहां फिर उसके बाद मेरी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता, मेरी बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए जब आप कंडक्टिंग बॉडीज के साथ फ्रिक्शन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता। लेकिन आप अगर इसको करना चाहें तो काफी ये भी बताते हैं कि आप एक कपड़े से लपेट लीजिए पूरी बॉडी को। किससे लपेट लीजिए? कपड़े से। जैसे चम्मच लेना, उसको कपड़े से लपेट के फिर बालों में रगड़ना, और वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे तो चम्मच चार्ज होगी। लेकिन आप कहोगे सर मैं तो उसको पेपर के टुकड़ों के पास लेके गया, उसने अट्रैक्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने मान लीजिए इस पर, जैसे मैंने इस हिस्से में यहाँ पकड़ रखा है, यहाँ तक आपने कपड़ा लपेट दिया चम्मच पे, और जब चम्मच को बालों पे रगड़ेंगे तो चार्ज क्या होता है कि फ्रिक्शन के अंदर जो चार्ज बनता है वो बहुत कम होता है। इतना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते सिर्फ फ्रिक्शन से, वो कम होता है और वो पूरी बॉडी पे बराबर फैल जाता है, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन नॉन कंडक्टर्स के अंदर वो चार्ज एक जगह इकट्ठा होता है, तो इसलिए वो इफेक्टिव होता है, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसी प्रॉपर्टीज आपको शो कर सकता है। ठीक है, देन अगेन कंडक्शन पे आ जाता है। कंडक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी किसी बॉडी को, जब दो चार्ज बॉडीज हैं, दो चार्ज बॉडीज को आपस में टच कराया जाए तो वो अपने चार्ज को एक्सचेंज कर लेते हैं। मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास चार्ज कितना है? Q1। दूसरी बॉडी है, इसके पास चार्ज कितना है? Q2। मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में किसी तार से जोड़ देता हूं तो क्या होगा? हाँ, एक जो मैंने पहले वाले वीडियोस जिन लोग देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा, जो नए आए हैं उन्हें बता दूं कि यहां पे मैं जिन बॉडीज की बात कर रहा हूं, ये दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है।
आइडेंटिकल मतलब मटेरियल भी सेम, शेप साइज भी सेम, सब कुछ सेम। ये हॉलो है तो ये भी हॉलो है, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अगले चैप्टर में चलेंगे तब उसको और क्लियर और अच्छी तरीके और क्लियरली उसको आप लोगों को समझा पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों बॉडीज की बात कर रहा हूँ कि दो बॉडीज, दोनों चार्ज हैं, दोनों को मैंने क्या किया, आपस में एक तार से जोड़ दिया, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये सिंपल सी बात है, कंडक्शन यही कहता है कि ये जितना टोटल चार्ज है उसको क्या करेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। टोटल चार्ज, इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना है, इसके पास तो Q1 है, इसके पास Q2 है, तो टोटल चार्ज दोनों के पास कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। तो जब मैं इनको जोड़ने के बाद इस तार को हटाऊंगा तो बेटा आधा चार्ज यानी Q1 प्लस Q2 बटे 2 तो इसके पास रह जाएगा, और Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इसके पास रह जाएगा, अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, कंडक्शन क्या कहता है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज हैं, हमने दोनों को क्या किया, आपस में टच किया, दोनों को आपस में क्या किया, टच किया या किसी तार से जोड़ दिया, तो दोनों अपने टोटल चार्ज को बराबर बराबर बांट लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडक्शन, नाम ही बता रहा है कंडक्शन, ये केवल और केवल कंडक्टर्स में देखने को मिलता है। अगर मेरे पास एक प्लास्टिक की रॉड है और दूसरा भी प्लास्टिक है, दोनों के पास चार्ज है, मैं दोनों को टच करूंगा तो चार्ज का कोई लेन देन नहीं होगा, हटाऊंगा तो चार्ज जितना पहले था उतना ही दोनों बॉडीज पे रहेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टर्स में चार्ज के पास कोई आजादी नहीं होती घूमने फिरने की। कंडक्टर्स में ऐसा होता है, कंडक्टर्स में आप उनको जोड़ देंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, तो चार्ज अपने आप को बिल्कुल बैलेंस कर लेगा, पोटेंशियल को बराबर करेगा। पोटेंशियल बाद में समझेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे, आप इसने अपनी क्वांटिटी को बराबर कर लिया। तो ये पूरा फिनोमेना किसके अंदर आता है, कंडक्शन। तो कंडक्शन पे कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन इस चैनल पे वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को एक बार और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। और जो लोग नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि मुझे मेरे क्लास से रेस्पॉन्स चाहिए। आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है या काफी अच्छी समझ में आ रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मैं यहाँ यूं ही बक रहा हूं या कोई सुन भी रहा है ना। तो रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। कंडक्शन क्लियर हो गया। कंडक्शन के ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं सिंपल फटाफट आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी के पास 10 कूलाम का चार्ज है, एक बॉडी के पास -5 कूलाम का चार्ज है, तो टोटल से चार्ज कितना हो गया। याद रखेंगे चार्ज को आप रियल नंबर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर नेगेटिव है तो वो माइनस का जाएगा और पॉजिटिव है तो टोटल चार्ज कितना हो गया 10 - 5 कितना हुआ बेटा 10 - 5 कूलम्स का चार्ज हो गया। तो मैंने अगर इन दोनों बॉडीज को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जब मैं इस वायर को हटाऊंगा तो दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज बचेगा 5 कूलाम का तो इस पे बचेगा और 5 कूलाम का इस पे बचेगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर दोनों पे जो चार्ज होता एक पर होता -10 कूलाम और एक पर होता 5 कूलाम, तब क्या होता 10 माइनस का है तो इस बार जो आपका चार्ज होता वो होता माइनस, शायद हम गलत तो नहीं कर गए, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, सॉरी 10 कूलाम और -5 कूलाम था, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 5 कूलाम। 5 कूलाम को दोनों में बराबर बराबर बांटना है तो 2.5 कूलाम बटेगा। कितना कितना कूलाम बटेगा 2.5 कूलाम का चार्ज बटेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास 10 कूलाम का चार्ज है और -5 कूलाम का चार्ज बॉडी से आइडेंटिकल है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 कूलाम चार्ज दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हुआ 5 कूलाम। देन अगर मेरे पास -10 कूलाम और 5 कूलाम की दो चार्ज बॉडीज हैं, मैंने दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर दिया तो क्या होगा, मैंने दोनों को आपस में कांटेक्ट में कर दिया तो क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना था बेटा, टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज 5 - 10 -5 कूलाम था इस बार। तो इस बार दोनों पे टोटल चार्ज कितना, जब इसको वायर को मैं हटा दूंगा तो कितना बचेगा, तो वो -5 कूलाम में वो दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो -2.5 कूलाम और -2.5 कूलाम। मतलब चार्जेस के अंदर इस साइन का बहुत महत्व है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव शो करना पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव शो करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर इस पे और एक तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, वो ये बनता है कि अगर आप दो चार्ज बॉडीज को आपस में मिला दें, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है इसके पास 10 कूलाम का चार्ज है, दूसरी बॉडी है इसके पास -10 कूलाम का चार्ज है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल चार्ज कितना है 0, 10 - 10
तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते ही दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाएगा और दोनों अनचार्ज हो जाएंगे। फिर आप हटा भी देंगे तो अनचार्ज रहेगी। लेकिन इस पे क्वेश्चन ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए 10 कूलाम से मैंने एक गोले, मतलब एक स्फीयर है, 10 कूलाम का चार्ज है, उससे मैंने एक आइडेंटिकल स्फीयर को लाके टच किया और इस आइडेंटिकल स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं था। पहले मैंने इससे छुआ, फिर इससे छुआ, तो फाइनली तीनों पर कितना कितना चार्ज होगा देखते हैं। मैंने जब इससे छुआ, इसके पास अभी कितना जीरो, सॉरी कितना चार्ज है, जीरो। इसके पास कितना 10, तो टोटल कितना हो गया 10। तो 10 हो गया, तो ये 10 दोनों में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बेटा ये तो हो गया 5 कूलाम एंड अगेन ये हो गया आपके पास 5 कूलाम। ठीक है, अब मैं इस गोले को यहां से हटाता हूं और ले जाकर इस गोले से टच करवा देता हूं, इस गोले से इसका कांटेक्ट करवा देता हूं। ठीक है, तो क्या होगा देखें, यहां पर कितना था 5 कूलाम। ठीक है, जैसे मैं इसको, अब टोटल 5 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 5, माइनस का 5 हो गया तो 2.5 एंड 2.5 माइनस का, और ये तीसरे पे कितना रह गया, तो ये तीनों का फाइनल चार्ज हो गया। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, लेकिन कंडक्शन पे ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन या बोर्ड लेवल पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंडक्शन को मिक्स किया जाता है कूलाम्स लॉ के साथ। इनकी जो डिस्टेंस होती है उसको कम ज्यादा करके उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो कूलाम जब मैं डिस्कस करूंगा तब उसके ऊपर, इसके ऊपर मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक के लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, मिलते हैं।